हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आज आप सभी का मास्टरमाइंड क्लासेज में। आज की इस क्लासेज में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम जो हो गया है 12 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का जो है 40 प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है सारे प्रश्न को जो है कवर करेंगे। और अभी तक इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल पर जो है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो है आरआरबी एनटीपीसी के जो है पल पल के अपडेट्स के लिए जो है आपको जो है इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतीय स्तर पर लागू की गई द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे, वर्ष 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतीय स्तर पर लागू की गई द्वैध शासन रैक्सी प्रणाली का जनक किसे माना जाता है। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन का जो है द्वैध शासन प्रणाली का जनक जो है किसे माना जाता है। तो याद रखेंगे आप सभी, लियोनेल कर्टिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, किस चार्टर अधिनियम चार्टर एक्ट द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। कब? तो याद रखना है, 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है। तो याद रखना है, किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है, स्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के किस विशिष्ट भाग में संपन्न होती है। तो स्ट्रोमा में जो है संपन्न होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारत के किस क्षेत्र को वायु द्रव्यमान एयर मास के वर्गीकरण में महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय सीटी क्षेत्र के सूचक के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है, उष्णकटिबंधीय सीटी क्षेत्र के सूचक के रूप में अध्ययन किया जाता है तो उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। याद रखना है, उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 4 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर कौन से 2 मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। तो याद रखना है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो है निलंबित नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में तरलता जाल लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक कदम निष्प्रभावी हो जाता है। तो कौन सा मौद्रिक कदम निष्प्रभावी हो जाता है। तो ब्याज दरों में कटौती करना जो है निष्प्रभावी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, किस चोल शासक ने गंगकोट चोलपुरम की स्थापना की थी और गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी। तो गंगकोट चोल की उपाधि धारण की थी किसने? राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी। याद रखेंगे, राजेंद्र चोल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजेंद्र चोल प्रथम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर के नेफ्रॉन में पाए जाने वाले बोमोन संपुट बोमोन कैप्सूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है। बोमोन कैप्सूल्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो याद रखना है, रक्त का अति निस्पंदन। याद रखना है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। याद रखना है, रक्त का अति निस्पंदन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है और 1 एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में कितना होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम का मान जो है मीटर में कितना होता है। तो याद रखना है, तरंग दैर्घ्य 10 के पावर 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान मीटर में कितना होता है। तो 10 के पावर 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 से पूछे जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के दरबार को अष्टदिग्गज 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि सुशोधित करते थे? तो याद रखना है 8 कवि सुशोधित करते थे, तो याद रखना है आप सभी को कृष्णनंदन देवराय याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेव देवराय याद रखना है। कृष्णदेवराय याद रखना है। 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि सुशोभित करते थे, तो कृष्णदेवराय याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशयी रस पैनक्रियाटिक जूस में नहीं पाया जाता बल्कि जठर रस गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है? तो गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है, याद रखना है पेप्सिन एफजीआई जो है गैस्ट्रिक जूस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में यह जिम्मेदारी कौन संभालता है? तो उसकी अनुपस्थिति में जो है जिम्मेदारी कौन संभालता है? तो राज्यसभा का उपसभापति संभालता है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्यसभा का उपसभापति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, बोर्नियो द्वीपों बोर्नियो आइसलैंड प्रशासनिक रूप से किन 3 देशों के बीच विभाजित है? तो बोर्नियो आइसलैंड प्रशासनिक रूप से किन देशों के बीच विभाजित है? इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनोई के बीच जो है विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके कौन सी विशेषताएं अपवर्तित रहती है? तो याद रखना है कौन सी विशेषताएं अपवर्तित रहती है? तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है अपवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्कान-ए-चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का दल को किस शासक ने पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो याद रखना है किस शासक ने जो है पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो गयासुद्दीन बलबल ने जो है पूरी तरह जो है समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में भाग आईवीए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आईवीए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंस्ट्रक्ट कनेक्शन में कुल कितने परतें लेयर्स होती है? तो याद रखना है कुल कितने परतें होती हैं? तो याद रखना है 7 परतें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पास लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है? तो तिब्बत से जोड़ता है, तो याद रखना है काराकोरम दर्रा जो है तिब्बत से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखना है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? F ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन 19 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 में पूछा जा रहा है, गिफेन वस्तुएं गिफेन गुड्स अर्थशास्त्र के किस बुनियादी नियम का अपवाद मानी जाती है? तो किस बुनियादी नियम का अपवाद मानी जाती है? तो याद रखना है आप सभी को मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड का जो है बुनियादी नियम का अपवाद मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्कों को अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया है? अभिलेखों में किस नाम से पुकारा गया है? तो याद रखना है दिनार के नाम से जो है पुकारा गया है। सोने के सिक्के को अभिलेखों में जो है दिनार के नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा भारत का 54वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो याद रखना है, टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, न्यूटन के शीतलन नियम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को लागू होने के लिए मुख्य शर्तें क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को लागू करने के लिए जो है मुख्य शर्तें जो है, वस्तु और वातावरण के बीच तापमान का अंतर बहुत कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, किस वर्ष सिंधु जल समझौते इंडस वाटर ट्रीटी पर कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखना है, हस्ताक्षर किए गए थे कब? तो याद रखना है 1960 में हस्ताक्षर किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, अनुच्छेद 371 के तहत भारत के किस राज्य को विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता और प्रावधान दिए गए हैं? तो विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता और प्रावधान दिए गए हैं नागालैंड। याद रखना है, 371 के तहत भारत के किस राज्य को विशेष प्रशासनिक स्वायत्तता प्रावधान दिए गए हैं? तो नागालैंड को। क्वेश्चन नंबर 25 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नागालैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास में द्विराष्ट्र सिद्धांत टू नेशनल थ्योरी को आधिकारिक तौर पर मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? 1940 का लाहौर अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग को जो है स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में 10% ऊर्जा प्रवाह का नियम 10% लॉ किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रेमंड लिंडमैन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है और यह किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखना है, क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो याद रखना है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी 2005 से संबंधित है। किस वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के कारण जो है 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था? तो किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था? तो याद रखना है, हेनरिक कैवेंडिश प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी की स्मृति में दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन LTRO मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? तो LTRO जो है मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? तो बाजार में दीर्घकालिक तरलता लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है? तो कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन है, याद रखेंगे, अनुच्छेद 149 के तहत जो है कर्तव्यों और शक्तियों का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, पौधों में जाइलम उत्तक के माध्यम से जल का ऊपर की ओर चढ़ना मुख्य रूप से किस बल के कारण होता है?
तो जल का ऊपर की ओर चढ़ना मुख्य रूप से किस बल के कारण होता है? तो याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संसंजन बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी क्रस्ट में द्रव्यमान के प्रतिशत के आधार पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन जो है दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। याद रखेंगे पृथ्वी के भूपर्पट्टी द्रव्यमान के प्रतिशत के आधार पर दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 34 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना AITUC के पहले अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तत्व की जलवायु को किस कूट शब्द द्वारा दर्शाया जाता है? तो किस कूट शब्द द्वारा दर्शाया जाता है? तो AS द्वारा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, रासायनिक रूप से एसिप्रीन दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एसिप्रीन दवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना है एजिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 37 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन पूरी तरह राज्यों का सौंप दिया जाता है? तो याद रखना है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन पूरी तरह से राज्यों को सौंप दिया जाता है। याद रखेंगे समाचार पत्रों के क्रय विक्रय और विज्ञापनों पर कर के कारण जो है पूरी तरह जो है राज्यों को सौंप दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 39 से पूछा जा रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति निवारण किस पर्वत पर हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति जो है समेत शिखर पर हुई थी। याद रखना है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति निवारण किस पर्वत पर हुई थी? समेत शिखर पर हुई थी। क्वेश्चन 39 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, भारी जल हैवी वाटर D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टरों को किस रूप में किया जाता है? तो मंडक मोडिएटर के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।